हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग देख रहे थे सरफेस केमिस्ट्री और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखा था, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने टिंडाल इफेक्ट पे फोकस किया था, कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात की थी, साथ साथ हम लोगों ने चार्ज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात की थी। तो ये सभी डिस्कशन का पार्ट बना था लास्ट लेक्चर में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि अगर हम लोग कंसीडर करें फॉर द सरफेस केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से, तो आप एक बार जो है गो थ्रू होते जाना उस कॉन्सेप्ट को। आगे हम लोग प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग एज ए लेमन टर्म में बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसी को बोला जा सकता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन। अब देखो इस केस में समझना कि प्रेसिपिटेट कब होना शुरू करेगा, पहले इस चीज को समझते हैं। और जब हम लोग को कोगुलेट कराना, पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि ये प्रेसिपिटेट हो क्यों नहीं रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड देन वी विल मूव फॉर कि इसका अगर प्रेसिपिटेट होना होगा तो क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होगा, और फिर हम लोग वन बाय वन मेथड की बात करेंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी पार्टिकल अगर हम लोग ले कोलाइडल पार्टिकल, तो उनका जो साइज रेंज है, राइट, साइज रेंज इस तरीके से है कि वो सोल्यूशन में जो है एज अ सस्पेंड रह रहा है, ना तो ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है, ना तो कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो रहा है। इसके पीछे रीजन है कि इसका जो साइज है, कोलाइडल पार्टिकल को जो साइज रेंज है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। अगर 1 से लेस होता तो जो है कंप्लीटली डिजॉल्व रहता, या 1000 से ज्यादा होता तो कंप्लीटली प्रेसिपिटेट आउट हो जाता। अब हम लोग क्या बोले कि मतलब इतना स्मॉलर साइज है जो कि सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और ये तो ना तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है, ना तो प्रेसिपिटेट हो रहा है। अब इसमें आइडिया लगाओ कि अगर मान लो कि इस चीज को समझा जाए, बेसिकली होगा क्या, कोगुलेशन के अंदर क्या होगा कि ये पार्टिकल आपस में कोगुलेट होंगे, एक दूसरे से जाकर मिलेंगे। अब जो है जब कोगुलेशन की बात करते हैं इस केस में, जैसे आपने बोला कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, क्या होगा कि ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज जाएंगे। अब क्लोज जाने के लिए उसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड होगा। पहले हम लोग समझेंगे कि क्यों क्लोज नहीं जाते कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन कोगुलेशन है क्या बेसिकली, तो ये है कि ये पार्टिकल आपस में मिलते जाए ऐसे, और एक लार्जर पार्टिकल जनरेट कर दे, ताकि ये जो रेंज है, पार्टिकल का रेंज है, ये सस्पेंशन के रेंज में पहुंच जाए, यानी कि ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अगर इसको क्रॉस करता है, ऑब्वियस सा केस है कि ये जो है रेंज, जो पार्टिकल साइज रेंज है, वो सस्पेंशन के पार्टिकल साइज के रेंज में, ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल साइज रेंज। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोगुलेट कराना होगा तो इन दैट केस ये जो कोलाइडल पार्टिकल को आपस में मिलना जरूरी है। अगर कोगुलेशन हम लोग चाह रहे हैं कि कोगुलेशन अगर हो, तो तभी ये पॉसिबल है जब ये पार्टिकल एक दूसरे से मिले, और मिलने के बाद जो है जो बनाएंगे इस तरीके से हो सकता है कई सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स बन जाए और कोगुलेशन हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली कोगुलेशन का यही मीनिंग है कि जो है आपस में एग्रीगेट होना शुरू कर दे पार्टिकल, और जो है फिर सेटल डाउन होना शुरू कर दे। अब ये सेटल डाउन हो जाएगा बिकॉज जैसे ही ये आपस में मर्ज करेंगे, जो पार्टिकल साइज का रेंज है वो रेंज जो है 1000 नैनोमीटर को क्रॉस कर जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन विल अकर। अब एक दिमाग में आपके आइडिया हो रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो सॉल्ट है वो कोगुलेट नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी कोलाइडल पार्टिकल है ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। तो उसके पीछे पहले रीजन समझ लेते हैं, फिर वहां से आइडिया आ जाएगा कि अगर हम लोग को कोगुलेशन कराना होगा तो फिर कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है। जैसे इस आइडिया को समझना, अगर मान लो कि जो मैं पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व को कंसीडर करूं, जैसे आपने सॉल्व लिया तो सॉल्व पे इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके से चार्ज, ठीक है, एक पार्टिकल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, एक कोई कोलाइडल पार्टिकल को। अब दूसरा कोलाइडल पार्टिकल उसी सोल्यूशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि जो चार्ज है वो सेम नेचर का रहेगा, या तो कोलाइडल पे अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो सभी के सभी पार्टिकल पे पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगा, कोई डिफरेंट चार्ज नहीं आएगा। तो इन दैट सिनेरियो आप क्या देखोगे कि पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। क्लियर बात है। तो ये आपस में क्या करेंगे, एज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स का अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो रिपेल करेंगे तो अब ये सा केस है कि वो क्लोज नहीं आ सकते हैं, और जब क्लोज नहीं आ सकते हैं तो कोगुलेशन के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। तो वही हम लोग चाह रहे हैं कि कोगुलेशन शुड नॉट अकर। तो जो है अगर नहीं अकर, मतलब हम लोग चाह रहे हैं कोगुलेशन कराना, ठीक है, यहाँ पे तो कोलाइडल पार्ट में ये कोगुलेट नहीं हो रहा है बिकॉज दिस चार्जेस आर रिपल ईच अदर। सेम हम लोग बोल सकते हैं, अगर मान लो कि आपने निगेटिव चार्ज सॉल्व लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सोल्यूशन के अंदर जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं सबके पे निगेटिव चार्ज होगा, लाइक दिस अगर आप कंसीडर करो, ठीक है, सब पे निगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आती है।
This is going to be neutral. And this is, they are going to repel each other. If they are going to repel each other, coagulation will not occur easily. ठीक है, तो ये हम लोग प्रॉपर्टी देख पाते हैं बिकॉज ऑफ द चार्ज, चाहे वो लायोफिलिक सॉल्व हो जाए या लाइफोबिक सॉल्व हो जाए, दोनों के केस में हम लोग चार्ज देख पाते हैं। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। पहला, समझो इस बात को कि क्या मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज दे आर रिपेलिंग ईच अदर एंड ड्यू टू दैट वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व कोगुलेशन इन द नॉर्मल कोलाइडल सोल्यूशन। बट अगर मुझे कोगुलेट कराना होगा तो इन दैट केस हमारे पास ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि किसी तरीके से इसके ऊपर जो सॉल्व के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए या चार्ज को खत्म कर दिया जाए, तभी जो है उनके बीच का इंटरेक्शन होगा, और जब इंटरेक्शन होगा तो अब ये केस है कि आपस में आकर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक फंडा यही रहता है, किसी भी मेथड जो आगे हम लोग यूज करेंगे, समझेंगे कोगुलेशन के लिए जो मेथड यूज किया जाएगा उसमें मेन जो टारगेट यही रहेगा कि किसी तरीके से वी कैन रिमूव द चार्ज ओवर द कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को आप मेंशन कर दो कि ड्यू टू सिमिलर चार्ज, ठीक है, क्या होगा, ड्यू टू सिमिलर चार्ज कोलाइडल particles will repel each other. Colloidal particle will repel each other. एक दूसरे को रिपेल करेंगे। And this is the reason, and this is the solely reason such that colloidal particle is not going to coagulate. ठीक है, and so the coagulation will not occur. ठीक है, and so the coagulation will not occur. क्लियर बात है, सिंपल सी बात है कि ड्यू टू रिपल्सन, बिकॉज देयर इज द रिपल्सन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल, अगर कोलाइडल पार्टिकल में रिपल्सन है तो आपस में क्लोज नहीं आएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व द कोगुलेशन। ठीक है, अब वही क्वेश्चन जो है अपोजिटली आपसे मैं पूछूं कि अगर मुझे कोगुलेट कराना होगा तो क्या करना होगा, जो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसको खत्म करना होगा। द चार्ज इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर such that they are not going to coagulate each other, coagulate नहीं होने जा रहे, precipitate नहीं होने जा रहे, तो आप किसी तरीके से चार्ज को रिमूव कर दो भाई। तो some method what we are going to observe the coagulation। ठीक है, if charge is removed, यहाँ पॉइंट आप लिख देना, if charge is removed due some method, due to some method coagulation will occur। ठीक है, coagulation will occur, तो इन दैट केस क्या होगा, coagulation स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मान लो कि चार्ज हटा दिया आपने, तो चार्ज हटाओगे तो क्या होगा, मान लो ये सॉल्व है, ठीक है, ये दूसरा सॉल्व है। अब चूंकि चार्ज नहीं है तो रिपल्सन विल नॉट बी देयर, रिपल्सन नहीं है। अब ये क्या होगा कि जब रिपल्सन नहीं है तो एक जो है सॉल इधर से इस तरीके से जो सॉल पार्टिकल है ये आपस में आके मर्ज होना शुरू कर देंगे, जब मर्ज होंगे तो कोगुलेशन होना शुरू हो जाएगा। यही चीज है, तो हमारा मेन टारगेट यही है कि somehow if we are possible we are going to remove the charge and the coagulation will start। तो यहाँ पे वही आता है हमारा जो कॉन्सेप्ट, हमारे डिस्कशन का पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड्स फॉर कोगुलेशन। ठीक है, मेथड्स फॉर कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। तो नेम डिफरेंट नहीं है, बस प्रेसिपिटेशन का ही एक पार्ट है। प्रेसिपिटेशन हम लोग जनरली सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं, कोगुलेशन यूज किया जाता है इसके लिए कोलाइडल पार्ट के लिए, बट दोनों का जो है मीनिंग सेम है कि जो है जाकर सेटल डाउन हो जाएगा ऑन द बॉटम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ कोगुलेशन क्या क्या हो सकता है। तो हमारे पास दो कोलाइडल्स हम लोग डिस्कस किए हैं मेनली, एक तो था लायोफोबिक जो कि स्लाइटली अनस्टेबल था, किसके रिस्पेक्ट में, लायोफिलिक। स्लाइटली नहीं, अच्छा खासा डिफरेंस होगा इनके स्टेबिलिटी पे। सॉल्वेंट हेटिंग, सॉल्वेंट लव, ये दोनों जो है सॉल्व थे। इन दोनों में क्या है कि इसको एक तरीके से कोगुलेट करना इजी, अनस्टेबल है, तो ये जो है जैसे भी आप मेथड यूज कर सकते हो, तो इस केस में हम लोग इजीली कोगुलेशन करा सकते हैं कंपेयर टू लायोफिलिक सॉल्ट। तो कौन कौन से मेथड हम लोग यूज करते हैं ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आगे हम लोग मतलब इसमें क्या था कि इसको प्रॉपर्टीज में भी आप डिस्कस कर सकते हो और कोगुलेशन में भी डिस्कस कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में सेपरेट नहीं डिस्कस किया, लेकिन चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस
फिनोमिना यूज कर सकते हैं फॉर द कोगुलेशन, यहाँ पे इसको डिटेल कर देंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। उसके अलावा जो है अगर मेथड की बात करें फॉर द लायोफोबिक सॉल्व के लिए, तो ये हो सकता है कि आप जो है मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज सॉल्व क्या करो कि जो सॉल्व है, एक अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है और दूसरा निगेटिवली चार्ज सॉल्व है, तो उसको मिक्स कर दो। तो मिक्सिंग ऑफ अपोजिटिवली चार्ज सॉल्व, ठीक है, जो अपोजिटली चार्ज सॉल्व है उसको आप मिक्स कर, ठीक है। और क्या मेथड हो सकता है, आपने डायलिसिस पढ़ा था तो उसी में एक वर्ड यूज कर दो, बाई परसिस्टेंस डायलिसिस, अभी समझेंगे। डायलिसिस जो आपने मेथड पढ़ा था उसी को मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप करते जाओ, तो वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं परसिस्टेंस डायलिसिस के थ्रू। फोर्थ वन बाई बॉयल, अब बॉयल करना शुरू कर दो। समझेंगे वन बाई वन मेथड को, समझेंगे कि किस तरीके से जो है कोगुलेशन करा सकते हैं। मतलब सभी का यही टारगेट होगा कि किसी तरीके से चार्ज पार्टिकल जो प्रेजेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन पे, चार्ज जो प्रेजेंट है उसको किसी तरीके से हटाया जाए, तो बाई बॉइलिंग हो सकता है। उसके अलावा फिफ्थ वन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बात समझ में आती है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये तो रहा लायोफोबिक की बात। लायोफोबिक में इलेक्ट्रोफोरेसिस, मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज सॉल्व, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, बाय बॉइलिंग, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है बात। अच्छा, उसी तरीके से अगर लायोफिलिक की बात करें तो इसमें मेथड यूज किया जा सकता है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप क्या करो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। उसके अलावा क्या किया जा सकता है, तो चूंकि ये स्टेबल होते हैं बिकॉज इसका सॉल्वेंट और जो है जो कोलाइडल पार्टिकल है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो किसी तरीके से अगर मान लो कि आपने सॉल्वेंट हटा दिया तभी ये मेथड, तभी ये कारगर होगा कि कोगुलेशन स्टार्ट हो जाए। तो बाय यूजिंग सॉल्वेंट, देखेंगे कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जा सकता है, बट बाय यूजिंग सॉल्वेंट ऑल्सो कोगुलेशन विल अकर, ठीक है। तो ये हमारे सामने मेथड्स हैं, ये वन बाय वन डिस्कशन का पार्ट बनेगा। पहले आप नोट डाउन कर लो ताकि आइडिया लगे कि कोगुलेशन होता क्या है, कोगुलेशन ना होने के पीछे रीजन क्या है, और कोगुलेशन कैसे कराया जा सकता है उसको समझ लेते हैं। और ये मेथड्स हैं जो कि वन बाय वन डिस्कशन हमने रखने जा रहे हैं। पहले इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं इसमें कोगुलेशन के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एक सिंपल सा ये मेथड इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है इसमें, तो यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। तो देखो आप, हम लोग ने बोला कि कोलाइडल सॉल्यूशन पे, कोलाइडल पार्टिकल्स पे या तो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज होगा। अब यहाँ पे क्या केस है कि अगर मान लो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, एक तरीके से बैटरी आपने प्रोवाइड कर दिया, और एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज है, एक टर्मिनल पे निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगी, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और जो निगेटिवली चार्ज टर्मिनल है वो पॉजिटिवली चार्ज जो चार्ज है पार्टिकल्स है वो निगेटिव टर्मिनल के साथ मूव करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि अपोजिटली चार्ज जो टर्मिनल है उसके डायरेक्शन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, तो हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अभी समझेंगे कि इसको कोगुलेशन कैसे कोगुलेट हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान। तो ये पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक प्रॉपर्टीज है इसकी भी। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स towards the electrode in presence of electric field, is called as इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपने बैटरी लगाया और इस तरीके से सॉल्व है, अगर आपने लिया सॉल्व, जैसे कि ये निगेटिवली चार्ज सॉल्व, ठीक है। तो अगर आपने निगेटिवली चार्ज सॉल्व की बात किया तो अगर केस आप कंसीडर करो कि किस साइड डायरेक्शन में मूव करेगा,
जो इसके अपोजिट चार्ज टर्मिनल होगा, यानी कि ये किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा एनोड के साथ, मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, मूव टुवर्ड्स एनोड। सिमिलरली अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व लिया हुआ है इस तरीके से, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है पॉजिटिव है, इस तरीके से चार्ज सॉल्व लिया है, तो ये मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स कैथोड, मूव टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, जैसे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो भी है ये मूव कर रहा है एनोड के साइड, ठीक है। तो ये आप जो है डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। यही फिनोमिना कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि नोट में आप मेंशन कर सकते हो, क्या देखो आप, पहला ये जो मेथड है ये यूज किया जा सकता है किसके लिए, ये यूज किया जा सकता है ये पता करने के लिए कि कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज क्या है, निगेटिवली चार्ज सॉल्व है या पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है। तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइड particles can be confirmed by this method, ठीक है, can be confirmed by this method, क्लियर है बात। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली यहाँ टेस्ट कर सकते हो कि जो है कौन कोलाइडल, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल है और कौन सा निगेटिवली चार्ज कोलाइडल, ठीक है, बात समझ में आती है। और एक चीज हम लोग समझें कि किस तरीके से ये मेथड यूज किया जा सकता है, इसके लिए कोगुलेशन के लिए। तो यहाँ समझो कि जब ये हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो जो सॉल्व पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, ये जब जाएगा वहां पे तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज होगा, राइट, चार्ज अपना लूज कर देगा, और न्यूट्रलाइज होने के बाद ऑब्वियस सा केस है कि जब पार्टिकल पे चार्ज रहेगा नहीं, वही हम लोग बोल रहे थे कि कोगुलेशन तभी अकर होगा जब उस पर चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो जो है एग्रीगेट हो जाएंगे या कोगुलेट हो जाएंगे। तो वही फिनोमिना देखने को मिलेगा कि जो है ऑन इलेक्ट्रोड कोलाइडल पार्टिकल्स gets neutralized and coagulation, and then coagulation ऐसे मैं लिख सकता हूँ, and then coagulation will occur, coagulation occur हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन इलेक्ट्रोड कोलाइडल पार्टिकल क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है, और कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो इन दैट सिनेरियो कोगुलेशन इजीली अकर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर हम लोग जो है करना चाहें तो इस तरीके से, मतलब जस्ट आप बैटरी इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दो और उसमें कोगुलेशन इजीली अकर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग जो है कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल मीन्स हम लोग लाइपोफोबिक के केस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है वो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये क्या है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है, तो ये चीज आप समझना कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उसका मूवमेंट स्टॉप कर दिया, जब हम लोग बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दैट केस उसको स्टॉप कर दिए। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो डिस्पर्सन मीडियम है, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम पे चार्ज रहेगा, अपोजिटली चार्ज होगा, डिस्पर्सन मीडियम पे अपोजिट चार्ज होगा, तो इस केस में क्या होगा कि जो डिस्पर्सन मीडियम है वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो आप लिख सकते हो इफ बाय सम मेथड movement of colloidal particle is stopped, movement of colloidal particle is stopped, then dispersion medium will move towards electrode, and this phenomenon is called as electroosmosis.
इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आता है ये चीजें कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से किस यूज करके हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज क्या है। ये हम लोग इसको कोगुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जिसमें कि डिस्पर्सन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। अगर मैं जो है डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल्स को स्टॉप कर दिया, मूवमेंट स्टॉप कर दिया, तो इन चीज़ों को नोट आउट कर लो। फिर आगे की मेथड हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोगुलेट करा सकते हैं कोलाइडल्स को। पहले आप इनको नोट डाउन। नेक्स्ट जो मेथड कंसीडर करने जा रहे हैं दैट इज मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज सॉल्ट। ठीक है, जो अपोजिटली चार्ज सॉल्ट है उनको मिक्स करने के बाद करस्पॉन्डिंग कोगुलेशन हो सकता है। कैसे देखा जाए तो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको कंसीडर करता हूं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड आपने लिया FeOS थ्राइस। ठीक है, तो इस पे जो है अगर कंसीडर करोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा रहा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो आप जो है इसको कोगुलेट प्रेसिपिटेट कराना चाह रहे हो, तो इन दैट केस आपको क्या मिक्स करना होगा, इसके जस्ट अपोजिट चार्ज जो चार्ज होगा उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आप इस पे निगेटिवली चार्ज सॉल्ट को कंसीडर करो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कंसीडर कर सकता हूं आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, AS2S3। ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है लाइक दिस। ठीक है, तब होगा क्या कि जब आप इसको मिक्स करोगे, ठीक है, जब आप इसको मिक्स करोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि ये जो चार्जेस हैं आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज होने पे क्या होगा कि इसका भी कोगुलेशन होगा, एक सॉल्ट है ये भी कोगुलेट होगा और ये भी कोगुलेट होगा। इसलिए नाम इसका दिया जाता है, इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन। इसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल कोगुलेशन। ठीक है, म्यूचुअल कोगुलेशन। क्लियर है बात? तो उस केस में क्या है कि अगर मान लो कि ये मिक्सिंग होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसे निगेटिवली चार्ज इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन आकर होगा। अब इससे क्या होगा कि जो चार्ज है, बिकॉज हम लोगों ने बोला कि समहाउ इफ यू आर कैपेबल टू रिमूव द चार्ज फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोगुलेशन विल अकर ऑन द लायोफोबिक सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किए कि जो है दो अपोजिटली चार्ज सॉल्ट को मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से जो फिनोमिना अकर होगा वो न्यूट्रलाइजेशन अकर होगा, न्यूट्रलाइजेशन विल अकर। अब इस न्यूट्रलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? इस न्यूट्रलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा कि अब चार्ज रहा नहीं। जब चार्ज नहीं रहा तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कोगुलेशन। ठीक है, फाइनली हम लोग क्या देखेंगे, कोगुलेशन यानी कि प्रेसिपिटेशन 50 फॉर्म का है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है। अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है तो उसको आप निगेटिवली चार्ज सॉल्ट से मिक्स कर दो, अगर निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है तो उसको आप पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट से मिक्स कर दोगे, देन इन दैट केस न्यूट्रलाइजेशन विल अकर और फाइनली ये कोगुलेट हो जाएंगे यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो एक सिंपल सा मेथड है हमारे सामने ये, और भी केसेज आप देख सकते हो जिस तरीके से आपने क्लासिफाई किया होगा पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज सॉल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड होता है वो हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस डायलिसिस। ठीक है, ये मेथड हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस डायलिसिस। अब ये क्या मेथड है? डायलिसिस आपने सुना था, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी हम लोगों ने मेंशन किया था कि जो है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है तो इलेक्ट्रोडायलिसिस बोला जाएगा। और सिंपल जो है अगर मान लीजिए आप मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर पास करा रहे हैं और जो है चार्जेस जो है जो आयंस है वो फ्लो करते जा रहे हैं, तो उसको इसको हम लोगों ने डायलिसिस बोला। अगर हम लोग इस फिनोमिना को देखें, जैसे कि ऐसे समझा जा सकता है। ठीक है, आपने लिया एक ये, ठीक है, इसको आप कंसीडर करो। ठीक है, इसको आप कंसीडर, तो इधर से आपने वाटर पास करा है। पहले मैं ये सोल्यूशन की बात कर लेता हूँ। सोल्यूशन में क्या होगा कि केस क्या है कि इस तरीके से मैं रखा हूं कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, अब ये कोलाइडल सोल्यूशन को जिसमें रखा गया है ये मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन। अब होगा क्या, इसमें बेसिकली क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है और साथ साथ में
आयंस प्रेजेंट है जो कि इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको मेथड यूज किया था प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल के, हम लोगों ने डायलिसिस मेथड यूज किया था। पर्सिस्टेंट डायलिसिस क्या होता है कि जो है जो आप डायलिसिस प्रोसेस कर रहे हो, डायलिसिस फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए डायलिसिस करते हो तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा कि जो आयंस, जो एक्स्ट्रा आयंस प्रेजेंट थे वो तो निकलेगा ही। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपने किया तो इन दैट केस जो कोलाइडल सोल्यूशन पे आयंस प्रेजेंट होंगे वो भी वन बाय वन यहाँ से रिमूव होते जाएंगे। तो फाइनली आप क्या देखोगे कि इसके साथ जो है वाटर जो निकल रहा है उसके साथ में आयंस भी निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी निकलते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यही बोला था कि किसी तरीके से अगर हम लोग चार्ज, जो सॉल्व पे चार्ज प्रेजेंट है उसको अगर किसी तरीके से निकाल दिया जाए तो वी आर गोइंग टू गेट द corresponding coagulation will occur, means charge will remove and anyhow if charge is removed this particle is going to coagulate by each other and it will form precipitate, ठीक है। तो सिंपल सा आइडिया है परसिस्टेंट डायलिसिस में कि हम लोग इसमें डायलिसिस कराते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर कि इधर से वाटर पास कराया जाता है और ये जो कोलाइडल सोल्यूशन रहता है ये रखा गया रहता है मेम्ब्रेन के अंदर। तो मेम्ब्रेन से क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वन बाय वन पास होते जाते हैं। अगर आपने परसिस्टेंट डायलिसिस कर दिया, लॉन्ग टाइम के लिए डायलिसिस कर दिया, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द precipitate formation because now salt don't have any charge and they will start aggregate यानी कि कोगुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड हम लोग बोलते हैं कि ये केस हम लोग कंसीडर करते हैं कि परसिस्टेंट डायलिसिस। नेक्स्ट मेथड है दैट इज बाय बॉइलिंग। अच्छा, तो ये भी एक फिनोमिना है जो कि यूज किया जा सकता है, मेथड यूज किया जा सकता है अगर हम लोग को कोगुलेशन कराना है, ठीक है। क्या इस मेथड में क्या होता है कि वेन जो सॉल्ट है अगर उसको आप बॉयल करोगे तो अगर सॉल्ट को बॉयल किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या देखा जाएगा कि जो आयंस हैं वो धीरे धीरे वहां से जो एड्सॉर्ब आयन थे, बिकॉज यहाँ पे जो लेयर है ऐसे सॉल्ट के ऊपर जो है चार्ज पार्टिकल का लेयर होगा, निगेटिव 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 लाइक दिस। अब होगा क्या कि आप जब बॉयल करोगे तो इन दैट सिनारियो जो चार्ज है वो मतलब पार्टिकल आपस में कोलाइड होना शुरू करेंगे विथ हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। अब जब ये कोलाइड होंगे ना तो जो चार्जेस प्रेजेंट है ना वो डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्स होंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा और जो है इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोगुलेशन अकर होना शुरू हो जाएगा। तो जब अगर बॉइलिंग की बात करें तो व्हेन सॉल्ट इज बॉइल्ड, व्हेन सॉल्ट इज बॉइल्ड, ठीक है, द एड्सॉर्ब लेयर, द एड्सॉर्ब लेयर, द एड्सॉर्ब लेयर ऑफ आयंस, लेयर ऑफ आयंस, ठीक है, डिस्टर्ब इज डिस्टर्ब ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज्ड कोलिजन। जो होंगे क्या, ये आपस में कोलाइड होना शुरू हो जाएंगे, जो सॉल्व पार्टिकल है जैसे निगेटिव निगेटिव ये आपस में कोलाइड होना शुरू हो जाएंगे। तो उस कोलिजन का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो चार्ज एब्जॉर्ब है लेयर पे, सॉल्व के लेयर पे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर है बात। तो जो है डिस्टर्ब ड्यू टू increased collision with the molecules of, सॉरी यहाँ पे molecules of, सॉरी ये सॉल्व के साथ नहीं कोलाइड करेगा, डिस्पर्सन मीडियम के साथ कोलाइड करना शुरू कर देगा तो कोलिजन बढ़ जाएगा। तो डिस्पर्सन मीडियम पे तो अपोजिट चार्ज होता है तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन इजीली हो जाएंगे। तो जो है इंक्रीज कोलिजन विद द मॉलिक्यूल ऑफ, विद द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, द रिड्यूस चार्ज ऑन द पार्टिकल, द रिड्यूस चार्ज ऑन पार्टिकल ultimately led to setting down in form of precipitate, ठीक है, precipitate इसके फॉर्म में ये precipitate। तो दिस रिड्यूस चार्ज ऑन द पार्टिकल अल्टीमेटली लेड टू द सेटिंग डाउन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो जैसे ही मान लो कि ये पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व आपने लिया और इसको आपने जो है वाटर के साथ डिस्पर्सन मीडियम मतलब आपने हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हीट का इफेक्ट पर क्या पड़ेगा कि ये जो वाटर मीडियम है ना H2, मान लो कि वाटर है तो इसके साथ कोलाइड होना शुरू हो जाएगा, जो भी डिस्पर्सन मीडियम होगा
इसके साथ जो डिस्पर्शन मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी हीट करने के बाद, अभी जाकर कोलाइड होंगे तो इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे। अब जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो इन दैट सिनारियो क्या हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट आउट होना, कोगुलेट होना शुरू करेंगे, और जैसे ही कोगुलेट होंगे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है बाय द बॉइलिंग, ठीक है। और भी हम लोग प्रोसेस देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग कोगुलेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड हो गया, हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक का इलेक्ट्रोफोरेसिस, मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज, पर्सिस्टेंट डायलिसिस और बाय बॉइलिंग, ठीक है। एक और मेथड देखेंगे, इंटरेस्टिंग मेथड है वो भी, और उसके बाद जो है हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज बाय एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इस मेथड में करना क्या होगा कि आपको एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होगा सच दैट कि वंस अगेन जो चार्ज है कोलाइट से उसको हटाया जा सके। तो अगर जस्ट एज्यूम करो कि आप सॉल्व लिए, एक जो है पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व लिए, ठीक है। तो इन दैट केस अगर इसको इस पे से चार्ज अगर आपको हटाना होगा तो क्या करना होगा, इस केस में आपको निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा, तभी तो पॉसिबल है निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आपको क्या करना है कि इसको न्यूट्रलाइज करना है, जो चार्ज प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करना है। सिमिलरली आपने एक सॉल्व कंसीडर किया जो कि निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज है। तो इन दैट केस क्या देखोगे कि यहां पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस यूज करने का मेथड क्या हुआ, मतलब अगर मान लो आप जो है कोई सॉल्व कंसीडर किए पॉजिटिवली चार्ज, तो इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, निगेटिवली चार्ज, जैसे कि सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, तो हैलाइड्स हो गए, ये सभी आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज अगर सॉल्व निगेटिवली चार्ज है तो उससे पॉजिटिव आयंस ऐड कर सकते हो, लाइक सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस, ऐसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इनका मेन जो है एक तरीके से टारगेट क्या होगा कि ये इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉल्व, और ये फाइनली क्या होगा, अगर न्यूट्रलाइजेशन होता है तो फाइनली जो है कोगुलेशन अकर होगा, ठीक। सिंपल सा आइडिया है कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो जाकर न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से सॉल्व आकर कोगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो इस समय इजिली कोगुलेशन कहना कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टर्म्स यूज किया जाता है कि कुछ टर्म्स हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज किया जाता है कोगुलेशन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेटिंग आयंस आर फ्लक्टुएटिंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर कोगुलेशन, electrolyte used for coagulation is called as coagulating or fluctuating ions, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा फॉर कोगुलेशन इज कॉल्ड एज कोगुलेटिंग और फ्लक्चुएटिंग है। इनको जो है नेम जो दिया जाता है, जैसे हो सकता है कि निगेटिवली चार्ज है तो आप सोडियम वगैरह ऐड करोगे, लाइक सोडियम प्लस हो गया, बेरियम 2 प्लस हो गया, ऐसा कुछ आयन से ऐड करोगे। सिमिलरली अगर निगेटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये आपका सल्फेट हो सकता है या फॉस्फेट हो सकता है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा सॉल्व को, जिसकी वजह से कोगुलेशन अकर होगा। अब समझिए इस बात को, कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं डे टू डे बेस में रिगार्डिंग जो है इलेक्ट्रोलाइट के ही। तो इसमें एक आता है कोगुलेटिंग पावर, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जा रहा है उसके कोगुलेटिंग पावर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बने, बहुत ही आसान पार्ट है। देखो आप कैसे समझा जा सकता है कि जो आयंस यूज किया जा रहा है, ठीक है, आयंस यूज किया जा रहा है, तो इस पे अगर ज्यादा से ज्यादा चार्ज रहेगा तो इजीली कोगुलेशन हो जाएगा, कंपेयर टू अगर कम चार्ज है तो। यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, कोगुलेटिंग पावर इस चीज को दिखाता है कि जो चार्ज है, राइट, आयंस में जो चार्ज है ज्यादा है या कम है, इस चीज को हम लोग जो है देख सकते हैं। तो आप क्या देखोगे इस केस में, एक जो है रूल यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डी-सल्ज रूल, ठीक है, हार्डी-सल्ज रूल बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, इस रूल की क्या बोलता है कि मीन्स जिस पे चार्ज ज्यादा होगा, जिस आयंस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका जो है कोगुलेटिंग पावर या फ्लक्चुएटिंग पावर ज्यादा होगा। तो वो बोल सकते हैं यहाँ पे टर्म्स हम लोग कि
ग्रेटर द वैलेंस, वैलेंस मीन्स चार्ज की बात करें, जैसे इसकी वैलेंस 1 है, इसकी वैलेंस 2 है, द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ कोगुलेटिंग आयन, कोगुलेटिंग आयन क्या देखने को मिलेगा, ग्रेटर इज पावर टू कॉज कोगुलेशन। ठीक है, जितना ज्यादा इसका अगर कंसीडर किए वैलेंस ज्यादा रहेगा उतना इजीली वो कोगुलेट कर पाएगा, यानी कि उसका पावर ज्यादा होगा कोगुलेशन के लिए। जैसे एक सिंपल सा कंसीडर करें एग्जांपल के लिए कि आप जो है निगेटिवली चार्ज सॉल्व है उसको कोगुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, निगेटिवली चार्ज सॉल्व आपने लिया और उस पर जो है आप आयन से ऐड क्या करोगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन ऐड करोगे, तब इसमें कोगुलेशन अगर होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, तब इन दैट केस कोगुलेशन अगर होगा, पहले न्यूट्रलाइजेशन होगा, उसके बाद जो पार्टिकल है वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे और कोगुलेशन फाइनली अगर होगा। तो इस केस में क्या कर रहे हो आप, पॉजिटिवली चार्ज आयन को ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोला कि सिंपल सा केस है कि अगर मैं इसमें कंसीडर करूँ, जस्ट एक एग्जांपल लो, एल्यूमिनियम 3+, बैरियम 2+ एंड सोडियम प्लस। ठीक है, तब इसमें हम लोग को कंसीडर करना है कि किसका पावर ज्यादा है, कोगुलेटिंग पावर किसका ज्यादा है। सिंपली आप देख सकते हो कि जिसपे चार्ज ज्यादा रहेगा वो इजीली कोगुलेट कर सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने जा रहा है। चाहे वो अगर निगेटिवली चार्ज सॉल्व पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट पे जितना ज्यादा चार्ज, जितनी ज्यादा उसकी वैलेंसी, उतना ही उसका कोगुलेटिंग पावर। अगर सिंपली आपसे पूछता है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो एल्यूमिनियम 3+ का ज्यादा होगा कंपेयर टू बैरियम 2+, इसका ज्यादा होगा सोडियम प्लस से। ठीक है, सिंपली अगर हम लोग कंसीडर करें एक और फैक्ट की जो है, अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व लेते हैं, ठीक है, और इसको आप जो है कोगुलेट कराना चाह रहे हो, तो इस पे आपको निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने मेंशन किया यहाँ पे निगेटिवली चार्ज सॉल्व के लिए, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व के लिए आप निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे। ठीक है, अब इस केस में क्या देखोगे कि यहाँ पे कोगुलेशन अकर हो जाएगा वाया न्यूट्रलाइजेशन, पहले न्यूट्रलाइजेशन अकर होगा, उसके बाद कोगुलेशन अकर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग आयंस जो यूज करेंगे, यहाँ पे भी सिंपल सा फंडा वही यूज होता है कि जिसका वैलेंसी ज्यादा उसका जो है कोगुलेटिंग पावर ज्यादा। जैसे मैं एग्जांपल अगर कंसीडर करूं FeCN6 4-, ठीक है, उसी तरीके से आप फॉस्फेट कंसीडर कर लो, नेक्स्ट सल्फेट और फिर जो है नाइट्रेट, इस तरीके से आयंस कंसीडर। ठीक, तो अब जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतनी कंसीडर किया जा सकता है, उतना ही ग्रेटर वैलेंस होगा और उतना ही उसका कोगुलेटिंग पावर होगा। तो यहाँ पे अगर सिंपली आप देखो, इसमें 4- चार्ज है, 3- चार्ज है, 2- चार्ज है, -1 चार्ज है, तो सिंपली जो कोगुलेटिंग पावर है इस केस में अगर कंसीडर करते हो तो जो है इस आयंस का ज्यादा होगा, देन फॉस्फेट, देन सल्फेट एंड देन नाइट्रेट। ठीक है, ये ऑर्डर आपका निकल जाएगा कोगुलेटिंग पावर का। एक और टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है जो कि है कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, अब ये टर्म्स हम लोग जो है यूज करते हैं, बेसिकली जो आयंस है, कितना आयंस ऐड करना पड़ेगा कोगुलेशन के लिए, उसकी बात करता है, मैग्नीट्यूड की बात करता है कि कितने जो है आयंस को ऐड करने पे जो है कोगुलेशन होगा। यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है, डिफिनीशन आप जस्ट एक बार लिख लो कि मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस required, minimum concentration of ion required in millimoles for coagulation of salt in 2 hours। ठीक है, in 2 hours। ठीक है, तो 2 आवर्स के में अगर हम लोग कोगुलेट करते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो मिनिमम कंसंट्रेशन आयन का रिक्वायर्ड होगा, मिलीमोल्स में बेसिकली कितना रिक्वायर्ड होगा, सच दैट कि इसका कोगुलेशन अकर होगा। इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड एज कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। कोगुलेटिंग पावर क्या है, जो हम लोग बोलते हैं हार्डी-स्लज रूल से हम लोग कंसीडर करते हैं। दूसरा कोगुलेटिंग वैल्यू, जिसमें कि मिनिमम कंसंट्रेशन आयन का कितना रिक्वायर्ड होगा 2 आवर्स के लिए। तो ध्यान रहे ये वैल्यू हो सकता है आपसे पूछ दे कि यार जो है क्वेश्चन में रख दे कि कितने आवर्स के लिए अगर हम लोग कंसीडर करेंगे कोगुलेटिंग वैल्यूज जो आता है, तो यहाँ पे x आवर्स मेंशन कर दे और वहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऑप्शन में रख दे 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स। तो ये ध्यान रहे कि 2 आवर्स के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि 2 आवर्स के लिए अगर कंसीडर करना हो कि 2 आवर्स के बाद जो है कोगुलेटिंग वैल्यू कितना होगा, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे।
तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लास्ट मेथड है कि एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल सा केस है कि आप अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, चार्ज यहाँ से हट जाएगा और जैसे ही चार्ज हटेगा सॉल्व पे ये आकर कोगुलेट होना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग सिंपल सा आइडिया इस पे लगाए कि अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट हो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो या निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, सिंपली आपको करना क्या होगा कि अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, सिंपल सा केस है। अगर ये निगेटिवली चार्ज सॉल्व है, ठीक है, तो इन दैट केस आप इस चीज पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज होगा और जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा देन इन दैट सिनारियो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा सस्पेंशन रेंज में, जो रेडियाई होगा आपस में मर्ज करना शुरू कर देंगे और फाइनली ये कोगुलेट यानी कि प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं फॉर द कोगुलेशन। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं दैट इज अ कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। तो यहाँ पे जो है लायोफिलिक सॉल्ट स्लाइटली हम लोग बोले थे कि स्टेबल होगा कंपेयर टू लायोफोबिक सॉल्ट। तो इसको अगर हम लोग कोगुलेट करना चाह रहे हैं, प्रेसिपिटेट कराना चाह रहे हैं, तो दो मेथड है। वन इज दैट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक ये मेथड हो सकता है कि आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, और दूसरा मेथड हो सकता है बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि आप उसमें सॉल्वेंट ऐड कर सकते हो। दो मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, किसके लिए, लायोफिलिक्स। अभी तक हम लोगों ने लायोफोबिक सॉल्व के लिए देखा था, लायोफिलिक सॉल्व में तो जो अब बात होती है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से फंक्शनिंग करेगा, सिमिलर वे से जिस तरीके से हम लोगों ने लायोफोबिक सॉल्व के लिए बोला था कि अगर पॉजिटिवली चार्ज जो है सॉल्व है तो उस पर क्या होगा कि जो अगर न्यूट्रली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है तो जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और फाइनली हम लोग कोगुलेशन देखेंगे। सिमिलरली अगर निगेटिवली चार्ज सॉल्व है और उस पर आप पॉजिटिव आयंस जोड़ते हो, ऐड करते हो, तो तब न्यूट्रलाइजेशन अकर होगा यानी कि फाइनली कोगुलेशन होगा। तो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी कवर किया जा सकता है। दूसरा पार्ट है कि बाय एडिशन ऑफ सॉल्व। ठीक है, ये मेथड हम लोगों ने लायोफोबिक के केस में नहीं देखा, बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पे आप समझना क्या मैं मेंशन कर रहा हूं। बेसिकली जो लायोफिलिक सॉल्व है इस पे क्या है, बेसिकली जो सॉल्वेंट है और जो कोलाइडल पार्टिकल आपस में अट्रैक्टेड है। जैसे अगर मैं कोलाइडल कंसीडर करूं तो यहाँ पे लायोफोबिक जो है सॉल्व के लिए, यहाँ पे लायोफिलिक सॉल्व के केस में ये जो वाटर, जस्ट वाटर में ले रहा हूँ, वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो इन दैट केस ये इस पे जाकर एब्जॉर्ब रहेंगे। ठीक है, या मतलब एक तरीके से अट्रैक्टेड नहीं, इस चीज को समझा जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया कि आप एक सॉल्वेंट यूज करो। सॉल्वेंट का जो चॉइस हो सकता है, सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे अल्कोहल यूज कर सकते हैं या एसीटोन यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट जो यूज किया जा सकता है या तो ये अल्कोहल हो सकता है और एसीटोन हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कि बेसिकली कैसे फंक्शनिंग करेगा, कैसे इसको जो है एक तरीके से प्रेसिपिटेट करने का काम करेगा यानी कोगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ऑन जैसे अगर एग्जांपल की बात करें कि हम लोग जस्ट अल्कोहल इसमें ऐड करें, ठीक है, अल्कोहल, तो क्या देखने को मिलेगा कि ऑन एडिशन ऑफ अल्कोहल, ऑन एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अब देखो एडिशन ऑफ अल्कोहल क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा कि H2O जो मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड बाय, H2O मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड बाय अल्कोहल और एसीटोन मॉलिक्यूल। जो अल्कोहल आप ऐड करोगे वो क्या करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको, बिकॉज ऑफ वाटर, यहाँ पे हम लोग इस पे देख पा रहे हैं वाटर प्रेजेंट है, उसी की वजह से इसका जो है हम लोग कोलाइडल फॉर्म देख पा रहे हैं क्योंकि सॉल्वेंट इस पे अट्रैक्टेड है। बट अगर मान लो आपने अल्कोहल या एसीटोन ऐड कर दिया तो अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल इसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम लोग को पता है इजीली जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, लाइक दिस। ठीक है, H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाए, H बॉन्ड। ठीक है, सिंपल सा केस है। तो H2O मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड बाय अल्कोहल और एसीटोन, अब इसका इफेक्ट पड़ेगा एनडीहाइड्रेशन, एनडीहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज आकर, ठीक है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन अकर हो जाएगा डिस्पर्स फेज का, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये क्या कर रहा है, जैसे अल्कोहल आपने लिया, मेथनॉल लिया, मेथनॉल वाटर मॉलिक्यूल जो कि कोलाइडल सोल्यूशन पे अट्रैक्टेड है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जो है जिसकी वजह से जो है
जो कोलाइडल है, कोलाइडल से वाटर मॉलिक्यूल जो है हट जाएगा, और जिसकी वजह से हम लोग क्या देखेंगे कि फाइनली इसका रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही ये डिहाइड्रेट हो जाएगा तो जो भी सॉल है यहाँ पे लायोफिलिक सॉल आकर कोलाइड जो है ये कोगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लाइक कई सारे जो सॉल पार्टिकल। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग जो है लायोफिलिक सॉल के लिए कर सकते हैं, या तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का ऐड कर ले या सॉल्वेंट को, सुटेबल सॉल्वेंट का यूज कर ले, सच दैट कि यहाँ से जो वाटर है, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर को वो जो है अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो जो है डिहाइड्रेशन बेसिकली अकर हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनली कोगुलेशन अकर हो रहा है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर और भी कुछ पॉइंट हम लोग जो है देखेंगे, जो है प्रोटेक्टिंग पावर हम लोग देखेंगे, और फिर गोल्ड नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो लायोफोबिक अगर आप कंसीडर करते हो, लायोफोबिक पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लायोफोबिक सॉल क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लायोफिलिक सॉल की बात करूं, लायोफिलिक सॉल दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल। तो यहां पे कैसे एक कोलाइड हेल्प कर सकता है दूसरे कोलाइड को प्रोटेक्ट करने में। करना क्या होगा आपको, सिंपली कि लायोफोबिक सॉल आपने लिया और उसमें लायोफिलिक सॉल ऐड कर दोगे, तो क्या होगा कि लायोफिलिक सॉल का एक लेयर बन जाएगा ओवर द लायोफोबिक सॉल, और फाइनली क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे यही बोला जा सकता है कि लायोफिलिक सॉल इज एडेड टू लायोफोबिक सॉल to create a layer around lyophobic soil to protect it from electrolyte. ठीक है, to protect it from इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो जो है जो हम लोग का लायोफिलिक सॉल है उसमें हम लोग जो है लायोफोबिक सॉल है उसमें लायोफिलिक सॉल ऐड कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जैसे आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि आपने एक जो है लिया लायोफोबिक सॉल, ठीक है, लायोफोबिक सॉल, और यहाँ पे आपने एक ऐड कर दिया लायोफिलिक सॉल। ठीक है, लायोफिलिक सॉल ऐड कर, तब क्या देखने को मिलेगा कि लायोफोबिक सॉल पे लायोफिलिक सॉल का एक लेयर बन जाएगा इस तरीके से। अगर मैं कंसीडर करूं लायोफोबिक, ठीक है, इसके ऊपर लायोफिलिक का लेयर इस तरीके से बन जाएगा। ये जो सॉल होंगे ये लायोफिलिक होंगे। अब इनका रोल क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे लायोफोबिक सॉल। ठीक है, लायोफोबिक सॉल को ये प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट आएगा, तो इसमें एक सिंपल सा मेथड है कि हम लोगों ने सिंपली लायोफोबिक और लायोफिलिक सॉल को ऐड कर दिया सच दैट कि लायोफोबिक सॉल को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यही से एक टर्म आता है जो कि हम लोग बोलते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है, तो बोलते हैं गोल्ड नंबर। अब ये क्या है, ये गोल्ड नंबर आता है मींस रिगार्डिंग जो प्रोटेक्टिंग पावर है, जो लायोफिलिक सॉल का प्रोटेक्टिव पावर है, उसको लेकर बेसिकली डिस्कस होता है गोल्ड नंबर में। तो ये एक बार मैं मेंशन कर दूं डिफिनीशन, फिर इसको समझते हैं। ये बोला जाता है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड required to just prevent किसको प्रिवेंट करें, टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गिवन गोल्ड सोल्यूशन। वहीं से गोल्ड नंबर निकल गया, गिवन गोल्ड सॉल्ट। जो गोल्ड सॉल्ट होगा उसको जो है अगर प्रेसिपिटेट करने के लिए when 1 ml of 10% solution of NaCl, 10% NaCl solution, 10% NaCl solution is added। ठीक है, तो वैसे गोल्ड नंबर निकल के आता है कि
बेसिकली जो लायोफिलिक सॉल्ट है कितना रिक्वायर्ड होगा प्रेसिपिटेशन यानी कि कोगुलेशन को रोकने के लिए। तो यहाँ पे कैसे समझा जा सकता है कि देखो आप यहाँ पे गोल्ड सॉल्ट रहा, ठीक है। अब इस गोल्ड सॉल्ट में कितना इसका, मैं ये मेंशन कर दूं कि गोल्ड सॉल्ट जो लिया गया उसका 10 ml है, गोल्ड सॉल्ट 10, ये चीज आपको जो है फिक्स रखना पड़ेगा। इसमें आप जो है कोगुलेशन कराने के लिए 1 ml ऑफ 10% NaCl ऐड कर रहे हो, ये याद रखना पड़ेगा कि कितना NaCl ऐड कर। ये क्या काम करेगा, ये कोगुलेट करने का काम करेगा। कैसे कोगुलेट करेगा, जो गोल्ड सॉल्ट है ना, गोल्ड सॉल्ट इज नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट, इज नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। क्लियर बात। तो इस केस में क्या होगा कि जो पॉजिटिवली आयंस है, कौन सा, सोडियम प्लस आयन, ये क्या करेगा, इसको फिर जो है अगर मैं गोल्ड सॉल्ट कंसीडर करूं Au का, तो यहाँ पे निगेटिव 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 निगेटिव, तो जो आपने सोडियम प्लस आयन ऐड किया तो इसको कोगुलेट कर देगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि जो कोगुलेशन है उसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि आपने जो है इसको ऐड किया जो है गोल्ड सॉल्ट के अंदर और कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं इस कोगुलेशन को स्टार्ट करने के लिए कितना मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करूंगा, यानी कि लायोफिलिक क्लोराइड ऐड करूंगा इसमें, सच दैट कि ये कोगुलेशन स्टॉप किया जा सके, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आता है कि आप जब जिलेटिन कंसीडर करते हो, तो जिलेटिन अगर हम लोग कंसीडर करें कि जिलेटिन एक लायोफिलिक सॉल्ट है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है हम लोग कंसीडर करते हैं 0.05 से लेके 0.01 हम लोग कंसीडर। तो ये जो है बेसिकली इसकी वैल्यू दिखा रहा है, इसके गोल्ड नंबर को दिखा रहा है जिलेटिन का। तो आप क्या करोगे, इसमें जिलेटिन ऐड करोगे इतने अमाउंट, तो इन दैट केस इसके जो कोगुलेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सिमिलरली एक स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च के केस में जो वैल्यू आती है ये 25 से लेकर 50 तक आती है। तो ये चीज देख सकते हो कि मतलब इसका इतना अमाउंट स्टार्च का 25 मिलीग्राम ऐड करना पड़ेगा, सच दैट कि जो 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट आपने लिया है और उसको अगर आप ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रेसिपिटेट आउट कर दे रहा है, तो अब ऐसा कैसे कि इतना आपको स्टार्च, इतना मिलीग्राम ऑफ स्टार्च ऐड करना पड़ेगा टू प्रिवेंट द कोगुलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नोट में आप लिख सकते हो कि जिसका वैल्यू कम रहेगा, मतलब देखो आप कि जिस लायोफिलिक सॉल्ट के लिए जिसकी वैल्यू कम है वो अब ऐसा कैसे कि एक अच्छा जो है एक अच्छा प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करेगा, ठीक है। ये टर्म्स आप यूज कर सकते हो, प्रोटेक्टिंग कोलाइड भी बोला जा सकता है, ये हमारा लायोफिलिक कोलाइड होता है, ठीक है। इसी को हम लोग प्रोटेक्टिंग कोलाइड भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। इन दैट सिनारियो क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इसको बोलते हैं। तो ये चीज है कि अगर जिसका कम वैल्यू है, गोल्ड नंबर जिसका लेस है, वो बेटर जो है आप बोल सकते हो प्रोटेक्टिव उसका पावर, ठीक है, या प्रोटेक्टिंग पावर उसका ज्यादा है, इस तरीके से बोला जा सकता है। तो लेस द गोल्ड नंबर, लेस द गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड greater will be प्रोटेक्टिंग पावर, ठीक है। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जिलेटिन का इतना मिलीग्राम देना पड़ रहा है, और जब आप स्टार्च ले रहे हो तो 25 से 50 जो है इतना देना पड़ेगा उस जो है गोल्ड सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो अब ऐसा केस है कि आप जो है देख सकते हो कि ये कम अमाउंट में ही उसको प्रोटेक्ट कर लेगा और ज्यादा अमाउंट में, तो लेस द गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स ग्रेटर विल बी प्रोटेक्टिंग पावर या प्रोटेक्टिव पावर, ठीक है। ये आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं इस पे ही, इसको जो है ये हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स है, किस तरीके से जो है लायोफोबिक कोलाइड्स को लायोफिलिक कोलाइड का यूज करके मतलब इसको कोगुलेशन से स्टॉप किया जा सकता है। तो ये मेंशन कर दो। फिर एक और हम लोग जो है लास्ट चीज़ देखेंगे, दैट विल बी द इमल्सन, ठीक है। तो इमल्सन पे हम लोग जो है मेंशन करेंगे, पहले आप चीज़ों को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इमल्सन। है क्या इमल्सन? तो ये बेसिकली बोला जाता है सॉल्व ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर इमिसिबल लिक्विड दो तरीके का हम लोग देख सकते हैं इसमें, बेसिकली ऑयल इन वाटर, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे। उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि वाटर इन ऑयल भी हो सकता है, वाटर इन ऑयल, H2O इन द ऑयल, इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज करोगे। तो यहाँ बेसिकली आपका ये जो है
ऑयल क्या है, ये डिस्पर्स फेज है, और वाटर क्या है, यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम। इसी तरीके से यहाँ पे वाटर डिस्पर्स फेज है, और जो ऑयल है ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम। जैसे अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आपका निकल के आता है इस मिल्क हो गया, ठीक है। मिल्क के केस में क्या है, डिस्पर्स फेज जो कि ऑयल होगा, फैट्स होगा, और वह जो है वाटर में सोल्यूबल है, तो मिल्क हो गया। और इस केस में जो क्रीम है ये बोला जा सकता है कि हमारा क्रीम, जो कि डिस्पर्स फेज हमारा वाटर रहता है और उसमें डिस्पर्सन मीडियम हमारा फैट्स होते हैं, तो क्रीम हो गया। इसमें आप जो है एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। प्रिपरेशन को थोड़ा सा देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो आपने क्या लिया, ऑयल और वाटर, इसको ऐड कर दिया। क्या इसके ऐड करने से ये बन जाएगा, इसको समझना। क्या जस्ट मैं अगर इसमें ऐड कर दूं तो क्या होगा, ऐड करते ही आप देखोगे कि जो ऑयल का लेयर अलग, वाटर का इस तरीके से लेयर बन जाए। अभी इमल्सन बना नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट इन्होंने क्या किया, जो जिसकी ग्रेविटी ज्यादा थी वो नीचे सेटल डाउन हो गया, और जो वाटर है सेटल जो है ऊपर रह गया। तो इसको अगर आपको कंसीडर करना है, इसको अगर इमल्सन में कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें आपको ऐड करना होगा इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट, ठीक है। जैसे कि ये इसका बेस्ट एग्जांपल एक होता है सॉप। अभी उसकी फंक्शनिंग देखेंगे कि कैसे इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो होगा क्या कि ये इमल्सीफाइंग एजेंट जो है बेसिकली आपका जो इमल्सन है उसको प्रिपेयर कर देगा। जैसे इसमें ऑयल इन H2O का आपने इमल्सन फॉर्म किया, ठीक है। इमल्सीफाइंग एजेंट जैसे कि आप सॉप यूज कर सकते हो। कैसे फंक्शनिंग करता है ये थोड़ा सा समझ सकते हैं। फंक्शनिंग ऑफ सॉप एज इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट कैसे एज इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो जैसे आप सॉप यूज किए इसमें, तो समझो आप फैट्स क्या है, इस तरीके से फैट है। फैट तो डिजॉल्व होगा नहीं, दोनों एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है, लाइक डिजॉल्व, लाइक जो है अनलाइक आपस में डिजॉल्व नहीं होंगे। इसको डिजॉल्व करने के लिए क्या हम लोग इमल्सीफाइंग एजेंट सॉप यूज करते हैं। सॉप के फंक्शनिंग को आप समझना। जैसे यहाँ पे फैट है, ठीक है, मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। पहले जो है ऑयल इन वाटर की बात करता हूँ कि कैसे सॉप एज काम करेगा एज अ इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह। तो जब आप सॉप ऐड करोगे तो सॉप क्या होगा कि ये जो पार्ट है, जो सॉप में क्या होता है कि दो पार्ट होता है, एक जो लॉन्ग चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो फैट्स के साथ जाके इंटरेक्ट हो जाएगा। समझ में आता है बात, इस तरीके से। अब ये चूंकि क्या हुआ कि एक लेयर बन गया जिसपे कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है। पहले क्या था, फैट क्या है, फैट इटसेल्फ हाइड्रोफोबिक है। लेकिन जैसे ही ये इस तरीके से मिसेल का फॉर्मेशन हुआ, सॉफ्ट फॉर्म किया, तो आप क्या देख रहे हो कि एक लेयर बन गया। अब यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है ये जाकर इस पे अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी अब ये जाकर डिजॉल्व हो सकता है। समझ में आई बात, ये अब जाकर डिजॉल्व हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वाटर इन ऑयल का, तो किस तरीके से फंक्शनिंग हो सकती है कि आपने फैट लिया, इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर हमारा डिस्पर्स फेज है। तो होगा क्या कि वाटर के साथ में ये जो है जो सॉप है, सॉप का हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये जाकर इंटरेक्ट होगा। बात आती है समझ में। अब इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि फैट्स के साथ जाकर, फैट्स मॉलिक्यूल के साथ जाकर इंटरेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो इमल्सीफाइंग एजेंट है ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। डिस्पर्स फेज को और डिस्पर्सन मीडियम को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कोलाइडल सोल्यूशन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इमल्सीफाइंग एजेंट नेसेसरी है अगर हम लोग को जो है इमल्सन को क्रिएट करना। अदरवाइज ये एक लेयर फॉर्म करेंगे, वाटर का अलग लेयर होगा और ऑयल का अलग लेयर होगा, ठीक है। तो ये चीज है हम लोग जो है क्लियरली देख पा सकते हैं यहाँ पे। ये अगर मैं कंसीडर करूं कि मतलब इमल्सीफाइंग एजेंट क्या हो सकते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट की अगर मैं बात करूं, इमल्सीफाइंग एजेंट यहाँ पे फॉर वाटर इन ऑयल की बात करें, ठीक है, वाटर इन ऑयल की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, आपका जो लैम्प ब्लैक होता है उसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, लैम्प ब्लैक हो सकता है, या अगर हम लोग लॉन्ग चेन एल्कोहल ले, वो भी इस तरीके का फंक्शनिंग कर सकता है। जैसे ये आपका सॉप मॉलिक्यूल कर रहा है लॉन्ग चेन एल्कोहल, ठीक है। सॉप भी काम कर सकता है जो कि सोल्यूबल ना हो, ऐसे को हम लोग कंसीडर करेंगे इनसोल्यूबल सॉप,
ठीक है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली फॉर ऑयल इन वाटर की बात करें, ऑयल इन वाटर, तब इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, ऑयल इन वाटर में गम्स हो गया, ठीक है, सॉप हो गए, तो ये सभी जो है इस तरीके से काम कर सकते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। क्योंकि ये भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है, तो जो प्रॉपर्टी आपने कोलाइडल सोल्यूशन के लिए देखा था यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोलाइड्स के केस में आपने क्या देखा था, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, और सिमिलरली आपने जो है इस केस में क्या देखा था, इसमें ब्राउनियन मोशन और साथ साथ में आपने देखा था टिंडेल इफेक्ट। ये दो इफेक्ट देखे थे, टिंडेल इफेक्ट, ये यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ब्राउनियन मोशन एज वेल एज द टिंडेल इफेक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलेगा, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक तो ये ग्लोबुलर होगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये जो है ये जो शेप रखेगा ये ग्लोबुलर शेप रखेगा, नॉट लाइक अदर के कोलाइड में हम लोग को आइडिया नहीं था कि शेप कैसा होगा, यहाँ पे ये ग्लोबुलर शेप रहेगा। और साथ साथ में हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि जो यहाँ सॉल्व होगा, यहाँ का जो सॉल्व होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये दो प्रॉपर्टी सेपरेट है जो हम लोगों ने कोलाइडल के लिए नहीं मेंशन किया था, तो रेस्ट जो प्रॉपर्टी है वो कोलाइडल से मैच करेगी, ये जो प्रॉपर्टीज है ये सेपरेटली इसके लिए मेंशन किया जा सकता है। अच्छा, एक टर्म्स और यूज किया जा सकता है, डीमल्सिफिकेशन। ये क्या है, डीमल्सिफिकेशन। जैसे हम लोग ने बोला इमल्सिफिकेशन का अपोजिट डीमल्सिफिकेशन कहलाएगा, यानी कि आप जो है ऑयल और वाटर को, मतलब वाया वाटर या ऑयल को ये सेपरेट कर सको। ठीक है, तो सब आप देखें इसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। जैसे आप हीटिंग कर सकते हो, हीट कर सकते हो, आपने ये डे टू डे लाइफ में देखा होगा। जैसे मिल्क के केस में, मिल्क बेस्ड एग्जांपल है, तो मिल्क के केस में क्या करते हो, जब आप हीट करते हो तो देखते हो जो फैट्स वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, गर्म करने के बाद जो फैट्स का पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो ऑयल वाला पार्ट है वो सेपरेट आउट होकर ऊपर आया। तो जो है उस केस में आप देख सकते हो कि हीटिंग किस तरीके से वर्क कर सकता है। सिमिलरली फ्रीजिंग भी वर्क कर सकता है। फ्रीजिंग के केस में जैसे आपने फ्रिज में रख दिया कुछ, अगर जो है मिल्क को आपने रात भर मिल्क को रख दिया, तो देखोगे कि जो फैट्स वाले पार्ट हैं वो ऊपर आ जाएंगे। जो है सुबह आप जो है रख के देखना, तो उसमें भी क्या होगा कि डीमल्सिफिकेशन होगा, यानी जो फैट पार्ट है वो वाटर से सेपरेट आउट हो जाए। बेसिकली इन दोनों को सेपरेट आउट करना, तो यहाँ पे हीटिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया। उसके अलावा और मेथड यूज किया जा सकता है, थर्ड, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में पूरा जो मिल्क इंडस्ट्रीज है इसी पे बेस्ड है। क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कराता है। तो अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि मिल्क का अगर सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो एक साइड में पाउडर और एक साइड में जो वाटर है ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि इसको जो है सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, वो जो है पूरी की पूरी जो मिल्क इंडस्ट्रीज है इसी पे बेस्ड है। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन की बात कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी डीमल्सिफिकेशन करा सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, तो क्या होगा केमिकल रिएक्शन में, जैसे आपने फैट्स यूज किया था, जो है आपने एक सॉप यूज किया था, सॉप के केस में क्या था, लॉन्ग चेन फैटी एसिड था। अगर मान लो आपने HCl को ऐड कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये फॉर्म कर लेगा RCOH + NaCl। ठीक है, अब देखो क्योंकि जो हम लोग का सॉप मॉलिक्यूल था इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा था, ये जो है सॉप मॉलिक्यूल था जो कनेक्ट करने का काम कर रहा था, लेकिन जब ये आपने केमिकल रिएक्शन करा दिया तो अब इसके अंदर कोई हाइड्रोफिलिक पार्ट नहीं बचा। ठीक है, उस तरीके का पार्ट नहीं बना सच दैट कि ये वाटर और जो है फैट्स मॉलिक्यूल को कनेक्ट करके रखे। तो इन दैट सिनारियो आल्सो, अगर मान लो आपने रिएक्शन HCl ऐड कर दिया इसमें सॉल्यूशन के अंदर, तभी हम लोग जो है डीमल्सिफिकेशन देख सकते हैं, और ये जो है एक तरीके से फैट्स मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा पार्ट रहा सरफेस केमिस्ट्री का। आई होप जो है चीज़ें आपने एंजॉय किया होगा। बहुत टॉपिक इसका जो मेनली है वो NCERT फोकस है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर NCERT एक टाइम या 2 टाइम्स जरूर आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, और रीड करते हुए ये सोचना पड़ेगा कि कहीं से ऐसा पॉइंट है, ऐसा कोई सेंटेंस है जहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आप एक बार गो थ्रू होते जाना, जो कोलाइडल पार्ट का एप्लीकेशन ऐसे जो है आपको मिल जाएंगे, हो सकता है उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।